अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। टेनेंसी एक्ट के अंदर आज हमने चैप्टर 5 जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है एलिनेशन और दूसरा हमने पढ़ना है सक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि एलिनेशन क्या होता है और सक्सेशन क्या होता है। जब आपको इन दोनों का मतलब पता चल जाएगा तो सेक्शन आपके लिए खुद ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अब जब भी बात हम एलिनेशन की करेंगे कि एलिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलिनेशन का मतलब ये होता है कि हमने सेक्शन 5 के अंदर पढ़ा था कि कुछ लोग हैं जिनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट होता है। सेक्शन 5 के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ लोगों के पास ऑक्यूपेंसी का राइट होता है, और मैंने बड़ी डिटेल में आपको वो सब के बारे में बताया भी था। ठीक है, उसको आपने दोबारा उस सेक्शन को देख लेना है, फिर आपने इस चैप्टर पे आना है। ठीक है, अब एलिनेशन का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट है वो उस लैंड को फरोख्त भी कर सकते हैं, मीन के उसको सेल कर सकते हैं, उसको गिफ्ट कर सकते हैं, या उसको मॉर्टगेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपने तीन बातें याद रखनी है कि जब भी एलिनेशन की बात आएगी तो एलिनेशन का मतलब ये है कि जिन लोगों के पास ऑक्यूपेंसी का राइट होता है वो किसी भी लैंड को फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको मोर्टगेज कर सकते हैं। मोर्टगेज का मतलब है कि उसको सूद पर दे सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे आ जाता है कि वो उस लैंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट होता है। आगे हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो लैंड ऑफ ओनर है या जो लैंड लॉर्ड है, ठीक है, ये जो टेनेंट है जो जमीन के ऊपर बैठा है जिसके पास ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसकी डेथ के बाद वो जो ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट होगा वो किसको दिया जाएगा, ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट किसके पास जाएगा। ठीक है, तो सक्सेशन के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस करना है। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 52A से। ठीक है, अब सेक्शन 52A के अंदर सिंपल सी बात की गई है, मैंने आपको मुकर्ररदार के बारे में ऑलरेडी पीछे पढ़ा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर आपने जितनी भी प्रोविजंस पढ़नी है ना वो मुकर्ररदार के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई बात नहीं है। सेक्शन 52A के अंदर सिंपल सी बात की गई है कि वो सारी प्रोविजन जो आपने चैप्टर 5 में पढ़नी है, ठीक है, वो आपकी मुकर्ररदार के ऊपर अप्लाई नहीं होती। उसके बाद आ जाए सेक्शन 53 के ऊपर। सेक्शन 53 में बात की गई है कि प्राइवेट ट्रांसफर, सेक्शन 53 में बात की है प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 बाय टेनिट। ठीक है, अब ये वही चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, अगर मैं अब सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं तो इसको इतना डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यह है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं कि इस सेक्शन में क्या बात की गई है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कि ये वाला सेक्शन मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है। जो आपने रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझा है तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये उसकी निस्बत बहुत ज्यादा आसान है। और दूसरा इसके अंदर एक ये चीज है कि जब आप सेक्शन के नीचे जो उसने स्टेटमेंट दी है ना, अगर आप उस स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो उसी के अंदर आंसर छुपा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन 53 के अंदर कि प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 बाय टेनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेक्शन 5 के अंदर हमने जो लोग पढ़े थे जिनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट था, मैंने ऊपर आपको बताया भी है। ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि उनके पास जो ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको वो सेल भी कर सकते हैं, उसको वो गिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको वो मॉर्टगेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको वो सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या मॉर्टगेज कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक टेनिट है, ठीक है, जो किसी लैंड पे बैठा है, उसके पास ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट है। अब वो जो है अपनी वो जो राइट उसका है उसको वो आगे मोर्टगेज पे देना चाहते हैं। ठीक है, उसको वो क्या करना चाहता है, मोर्टगेज पे देना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो रेवेन्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन जो होगा उसका 1 मंथ का टाइम होगा। अगर उस 1 मंथ के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड आके वो पेमेंट सबमिट करा देता है तो वो जो राइट होगा वो लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा। यहाँ पे सिंपल बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना भी प्रोसीजर इसके अंदर होना है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं करना है। मोर्टगेज आपने कितना लगाना है, कितना आपने डिसाइड करना है, वो रेवेन्यू ऑफिसर लगाएगा। जितना उसको रेवेन्यू कोर्ट बोलेगा वो उतना उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और भी आपने बात याद रखनी है, मैंने आपको रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी पढ़ाया था कि रेवेन्यू ऑफिसर जितना भी वो प्रोसीजर कर रहा है, जितनी भी वो कार्रवाई कर रहा है, उसके ऊपर आप कोई भी जो सूट है वो चार्ज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 53 के अंदर ये भी बताया गया है कि जब आप आपका जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है जब आप उसको आगे सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, या मॉर्टगेज कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या आपने एक तो इसके अंदर एक ये वाली बात भी याद रखनी है कि आपके पास पीरियड होता है 1 मंथ का, ठीक है। वो जो नोटिस दिया जाता है उसका लिमिट कितनी होती है, 1 मंथ की होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि इस सेक्शन के अंदर ये बात भी मेंशन की गई है कि आप रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कोई सूट दायर नहीं करा सकते, आप रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर कोई भी केस नहीं करवा सकते। उसने जो भी कंपनसेशन तय किया है, उसने जो भी मॉर्टगेज लगाया है, जो भी किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते अगर आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, ठीक है। अगर तो जानबूझ के उसने आपके साथ कुछ किया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से रेवेन्यू के अंदर आपको पढ़ाया था, सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 54 के ऊपर। सेक्शन 54 में बात की गई है प्रोसीजर ऑन फॉर क्लोज ऑफ मॉर्टगेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 4 में क्या कहते हैं, अब इसकी भी आप स्टेटमेंट को पढ़ें, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे आपको खुद ब खुद चीजों की समझ आने लग जाएगी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रोसीजर ऑन फॉर क्लोजर ऑफ मॉर्टगेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक बंदा है, वो अपनी जमीन जो है उसको मॉर्टगेज पर देना चाहता है, लेकिन वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहता है कि इसके ऊपर मेरा भी ऑक्यूपेंसी का जो राइट है वो बरकरार रहे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है। इसने क्या करना है, ये जो जितनी भी जमीन है ना ये सारी मॉर्टगेज पे दे रहा है, लेकिन ये कहता है कि इतना सा जो हिस्सा है ना वो मैंने अपने पास रखना है। क्यों रखना है, ताकि इस लैंड के ऊपर मेरी जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो बरकरार रहे, वो सारा का सारा खत्म नहीं हो, ठीक है। जो उसको सेल कर रहा है या उसको आगे गिफ्ट कर रहा है या उसको मॉर्टगेज कर रहा है, लेकिन इसके दिल में ये बात है कि मैंने कुछ हिस्सा अपने पास रखना है, ताकि उस लैंड के ऊपर क्या हो, जो मेरा ऑक्यूपेंसी का राइट है वो बरकरार रहे, वो खत्म ना हो, ठीक है। मतलब सम पार्ट जो है ना उसका वो लैंडलॉर्ड खुद अपने पास रखना चाहता है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर टेनेंट ने सारी जमीन जो है वो मॉर्टगेज पर दे दी थी, ठीक है, अब वो उसको वापस लेना चाहता है। टेनेंट ने क्या किया था कि सारी जमीन मॉर्टगेज पर दे दी थी, अब वो उसको वापस लेना चाहता है, तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, तो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट होता है कि वो उस जमीन का थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख सकता है कि उसका जो राइट था वो बरकरार रहे वहां पर, ठीक है। तो सेक्शन 54 के अंदर सिंपल सी बात की गई है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। मैंने नीचे राइट भी कर दिया है। यहाँ भी उसने लिखा है प्रोसीजर ऑन फोर क्लोजर ऑफ मॉर्टेज ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 के अंडर। सेक्शन 5 के अंदर जिन लोगों के पास ऑक्यूपेंसी का राइट है, अगर वो अपनी लैंड को मॉर्टगेज कर रहे हैं, अगर वो क्या करे अपनी लैंड को मॉर्टगेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैंने कुछ हिस्सा अपने पास रखना है ताकि मेरा ऑक्यूपेंसी का जो राइट है वो बरकरार रहे, तो ये भी उसके पास इख्तियार होता है, वो रख सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 55 के ऊपर। सेक्शन 55 में बात की गई है कि सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। अब सेक्शन 55 में क्या रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब, अब देखिए यहाँ पर एक चीज तो बार बार रिपीट हो रही है ना हर सेक्शन के अंदर। वो कह रहा है कि सेक्शन 5, ठीक है, अंडर सेक्शन 5। अब अंडर सेक्शन 5 जो है ना, आपने क्या करना है, जब आपने इस चैप्टर को पढ़ना है तो पहले आपने सेक्शन 5 को जो है ना उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आपने देखना है कि उसके अंदर मैंने आपको कौन से लोग पढ़ाए थे जिनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेक्शन 55 के अंदर भी वो यही बात कर रहा है कि जो आपका सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है अंडर सेक्शन 5, कि जिन लोगों के पास ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको सेल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। जहां पे मैंने नीचे मेंशन कर दिया, नंबर 1 ये कि अगर उसने इसको बेचना है तो उसको कोर्ट की तरफ से डिक्री या ऑर्डर पास होना चाहिए। अगर कोर्ट की तरफ से डिक्री या कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो वो उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है, अब फॉर एग्जांपल एक टेनिट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है उसको वो सेल कर रहा है, ठीक है। कोर्ट की तरफ से डिक्री आ गई है, अब वो उसको सेल कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड जो है उसने अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं, मतलब उसको 1 मंथ का टाइम दिया गया था कि तुम चाहो तो तुम भी ये राइट जो है आके परचेज कर सकते हो, लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। अब जिस दिन बिड होनी है, जिस दिन बोली लगनी है, जिस दिन बोली लगाई जाएगी, उससे एक दिन पहले भी अगर आके लैंडलॉर्ड कहता है कि ये जमीन का जो राइट है ये मैं खुद परचेज करना चाहता हूँ, तो भी वो कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं, अब ये वाली चीज मैंने आपको रेवेन्यू में भी पढ़ाई थी कि जब आप बिड लगाते हैं, जब आपकी बिड लग गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने कहा कि ये जो लैंड है इसको ऑक्यूपेंसी ऑफ राइट मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है, बिड मैंने सबसे ज्यादा लगाई तो वो मुझे मिल रही है, तो क्या करना पड़ेगा
कि मुझे उसी वक्त जो है मौके के ऊपर मुझे 25% जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 25% जमा नहीं करवाऊंगी उसी टाइम, तो फिर वो दोबारा से बोली लगाई जाएगी, दोबारा से सारा जिस तरह से आपने रेवेन्यू के अंदर पढ़ा है सारा से वो प्रोसीजर दोबारा किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 55 को दोबारा देख लें। सेक्शन 55 में बात की गई है कि आपने अब जो आपका ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको आप सेल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक तो जो पहली चीज है कि कोर्ट की तरफ से डिक्री आनी चाहिए, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, नंबर टू ये है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो उसके पास ये राइट मौजूद है कि अगर वो एक दिन पहले भी आके कहता है ना कि बिड लगनी है, और बिड से एक दिन पहले वो आके कह देता है कि ये जो राइट है ये मैं खरीदना चाहता हूँ, उसके पास ये राइट है, वो खरीद सकता है। उसके बाद नंबर 3 पे इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब बिड लग जाएगी, बोली हो जाएगी, तो जिस बंदे ने वो लैंड वो ओकुपेंसी का राइट खरीदा होगा उसने 25% जो होगा वो स्पॉट ऑफ द मोमेंट जो है वो सबमिट कराना होगा। ठीक है, उसी टाइम वो जमा करवाएगा। सेक्शन 55 में ये बात की गई। उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 56 के ऊपर। सेक्शन 56 में कहता है कि ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, अच्छा अब ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन 55 में सेल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि उस वो ऑक्यूपेंसी का जो राइट था उसको सेल कर रहा था। ठीक है, तो किस तरीके से सेल करने, अगर कोर्ट से कोई डिक्री या ऑर्डर आया है तो। ठीक है, फिर सेक्शन 55 में आता है कि उसका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको वो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 56 में क्या कहता है कि जो उसकी ऑक्यूपेंसी का राइट है, मैंने आपको सेक्शन 55 की सेक्शन 5 की सॉरी बार बार बता रही हूँ, वहां पर हमने जिन लोगों को पढ़ा उनके पास जो ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको वो क्या करना चाहते हैं, उसको वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, 55 में वो सेल करना चाहता था, एक टेनेंट है उसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट है, 55 के अंदर वो सेल करना चाहता है, वो सेल तब करेगा जब उसके पास कोर्ट का ऑर्डर आएगा। ठीक है, उसके बाद 56 में आता है कि वही टेनेंट वो उसको सेल नहीं करना चाहता, वो क्या करना चाहते हैं, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर किस तरह से प्रोसीजर होगा, तो यहाँ पर भी वो यही कहता है कि कोर्ट की तरफ से डिक्री आएगी तो आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 55 में सिंपल सी बात की गई है, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन 5 इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, कि आपने यहाँ पर आपका जो ऑक्यूपेंसी का राइट है उसको आपने ट्रांसफर करना है, तो आपको या तो अदालत की तरफ से कोई राइट आना चाहिए, कोई डिक्री पास होनी चाहिए, कोई ऑर्डर आना चाहिए, या तो आप जो जमीन का मालिक होगा उसकी एग्रीमेंट उससे रजामंदी लेंगे, अगर वो राजी है कि आप ये जो राइट आगे ट्रांसफर कर दे तो आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जहां पर सेक्शन 56 में दोबारा बता दूं, सेक्शन 56 में वो सिंपल बात कर रहे हैं कि एक बंदा है वो अपना जो ऑक्यूपेंसी का राइट है वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मारिया और अली हैं। ठीक है, अब जो मारिया है वो अपनी ऑक्यूपेंसी का राइट अली को ट्रांसफर करना चाहती है, तो मारिया के पास या तो कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री आई हो, कोई ऑर्डर आया हो, देन वो कर सकती है, या तो जो लैंड ओनर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैंड ओनर कोई तीसरा बंदा है, ठीक है, सी जो है वो तीसरा बंदा लैंड ओनर है, तो जब तक इसकी रजामंदी शामिल नहीं होगी मारिया अली को कभी भी अपनी जो लैंड होगी वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर 56 में सिंपल बात बताई गई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद 57 पे आ जाए। 57 में कहते हैं कि राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, 57 में कहते हैं कि जब आप ऑक्यूपेंसी का राइट सेल कर देते हैं, ठीक है, कि जब आपने अपनी आपकी जो ऑक्यूपेंसी का राइट था उसको आपने आगे किसी बंदे को सेल कर दिया, तो अब उस लैंड के ऊपर तीन लोग हो गए। एक लैंड ओनर था जिसकी जमीन थी, ठीक है, फिर उसके बाद वो दूसरा बंदा टेनिट जिसके पास जमीन थी, ठीक है, फिर तीसरा जिसने उसको परचेज किया, तीन बंदे आ गए। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो लैंडलॉर्ड के राइट्स होंगे, जो लैंडलॉर्ड के पास राइट थे वही राइट उस बंदे के पास भी होंगे, मतलब तीनों लोगों के पास एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, सेक्शन 53 में वो क्या कह रहा है कि जब आपने ऑक्यूपेंसी का राइट सेल कर दिया है, तो जो लैंडलॉर्ड होगा, टेनिट होगा, या जिस बंदे को आप आगे सेल कर रहे हैं या आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उन तीनों के पास सेम लाइबिलिटीज होंगी। ठीक है, किसी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जो लाइबिलिटीज लैंडलॉर्ड के पास थी वही आगे उसके पास भी होंगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 58 पे आ जाए। सेक्शन 58 में बात की गई है सबलेटिंग की। सेक्शन 58 में क्या बात की गई है, सबलेटिंग। सबलेटिंग किसको कहते हैं, सबलेटिंग कहते हैं कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है करंट टेनिट और सब टेनिट के दरमियान। सबलेटिंग किसको कहते हैं कि एक लीगल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक टेनिट वो है जो अभी लैंड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मारिया। ठीक है, मारिया क्या है, लैंड के ऊपर मौजूद है, मारिया के जो है राइट है वो लैंड के ऊपर है। ठीक है, तो मारिया क्या हो गई, करंट टेनिट हो गया।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मारिया ने आगे किसको ट्रांसफर करनी है? अली को ट्रांसफर करनी है। मारिया ने किसको ट्रांसफर करनी है? अली को। ठीक है, तो अली क्या हो जाएगा? सब टेनिट हो जाएगा। अली क्या हो जाएगा? सब टेनिट। मारिया क्या थी? करंट टेनिट थी। अली क्या था? सब टेनिट हो गया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, कानूनी होना चाहिए। ये नहीं है कि ये दोनों मुंह से बातें करके कह दें कि मैंने अपना जो राइट ऑक्यूपेंसी का वो तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है। सेक्शन 58 आपको कहता है कि आपने सब लेटिंग करनी है। ठीक है, सब लेटिंग का मतलब क्या है कि जो करंट टेनेंट बैठा है या जो करंट लैंडलॉर्ड है, अगर वो अपने राइट आगे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो वो लीगली होंगे। लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द करंट टेनेंट एंड सब टेनेंट, दोनों के दरमियान। ठीक है। अच्छा, अब उन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका पीरियड कितना होगा? उसका पीरियड होगा 7 ईयर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। जो उन दोनों के दरमियान पीरियड होगा, जो उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो कितना होगा? 7 ईयर होगा। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। ठीक है। फिर लायबिलिटीज तो मैंने पीछे भी आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है। अगर टेनिट है, ठीक है, या आपका सब टेनिट है, उसके बाद लैंडलॉर्ड है, तीनों की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो एक जैसी होंगी। ठीक है, मुश्तरक होंगी, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है। तो 58 में सिंपल बात की गई है सब लेटिंग। अगर आपको सब लेटिंग का मतलब याद हो जाए ना कि इसका ये मतलब है, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल याद रखना है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम सब लेटिंग कहते हैं। ठीक है। और वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका पीरियड कितना होना चाहिए? 7 ईयर का। ये आपने लाजमी याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। और वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये था सेक्शन 58। उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 59 के ऊपर। सेक्शन 59 में बात की गई है, सेक्शन 58 आता है, सॉरी। ठीक है। सेक्शन 58 ए के अंदर बात की गई है ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी सेक्शन ऑफ द एक्ट बाय एक्सचेंज। ठीक है। सेक्शन 58 ए के अंदर क्या कहता है कि कब्जे का हक रखने वाला जो टेनेंट है वो लैंड लॉर्ड की रजामंदी से ही लैंड किसी को दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी क्लियर करके समझाती हूँ। यहाँ पर उसने कहा सेक्शन 58 के अंदर, ठीक है, कि आपने जो लैंड है ना, पीछे हमने पढ़ा था कि आप या तो लैंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कोर्ट की तरफ से डिक्री आए, या आपका जो उस जमीन का ओनर है अगर वो एग्री है तो। ठीक है। देन आप क्या कर सकते हैं? आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर, कि ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर एनी सेक्शन ऑफ द एक्ट बाय एक्सचेंज। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? एक्सचेंज की बात वही कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने ट्रांसफर की है लैंड, लेकिन लैंड के बदले में लैंड लेनी है। ठीक है, कि आपने क्या करना है? लैंड के बदले में लैंड लेनी है। आपने किसी को ऑक्यूपेंसी का राइट दिया है, या किसी को अपनी लैंड आप सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके बदले में आप उससे भी लैंड लेना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं? लैंड लॉर्ड की रजामंदी से। ठीक है, अगर वो इस बात से एग्री है कि लैंड के बदले लैंड ली जाए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। यहाँ पे 58 में ये बात की गई है। ठीक है। किसी भी चीज की समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद सेक्शन 59 से अब आपका स्टार्ट हो जाता है सक्सेशन। सक्सेशन का मैंने आपको बताया था कि सक्सेशन हम कहते हैं जब जो आपके अपने सेक्शन 5 के अंदर आपने लैंड पढ़े हैं कि इनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट होता है, उनमें से किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है, वो बंदा जिसके पास ऑक्यूपेंसी का राइट है, अगर तो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ऑक्यूपेंसी का राइट किसके पास जाएगा? ठीक है। तो सेक्शन 59 के अंदर सिंपल बताया गया है, सक्सेशन टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, सक्सेशन टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का जो सक्सेशन है वो किसके पास जाएगा? अच्छा, सबसे पहले मुसलमान होने के नाते तो आपको इस चीज का ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, कि जो मुस्लिम है उनका तो शरीयत के लिहाज से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, उनकी जो राइट ऑफ ट्रांसफर होता है उसको किया जाता है। उसके बाद अगर फीमेल है, कोई कोई औरत है, ठीक है, तो उसकी डेथ के बाद अगर कोई जमीन की जो ओनर है वो कोई औरत है, ऑक्यूपेंसी का राइट किसी औरत के पास था, उसकी डेथ के बाद जितने भी लोग आके क्लेम करते हैं ना उसकी फैमिलीज में से कि ये जो ऑक्यूपेंसी का राइट है मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना, तो उन सब के खिलाफ फिर मतलब उन सब के लिए वो एक दरवाजे से जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। उन सब के खिलाफ देखा जाएगा कि किस बंदे को जो है वो रियल में राइट जाते हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा, अगर सबके हिस्से में जाता है तो सबको डिवाइड किया जाएगा। अगर किसी एक बंदे को जाता है तो उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई इसके बारे में सारी करके तो फिर उसको उसको ऑक्यूपेंसी का राइट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जितने भी लोग आके औरत की डेथ के बाद जितने भी लोग आके क्लेम करेंगे, उन सब के लिए ये डोर ओपन होंगे कि ऑक्यूपेंसी का राइट उनको मिल सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई नॉन मुस्लिम आ जाता है,
ठीक है, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसकी जो ट्रांसफर होगी लैंड, वो किस तरह से होगी। ठीक है, उसमें नॉन मुस्लिम का ये होगा कि एक बंदा है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसका अगर कोई बेटा है, ठीक है, तो उसका कोई बेटा है तो उसके नाम पे जो लैंड है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, या उसकी जो बेवा होगी उसके नाम पे कर दी जाएगी, या उसकी बेवा मदर है तो उसके नाम पे कर दी जाएगी, या फिर उसके आबाओ अजदाद के अंदर, मतलब उसके जो ददियाल वाले होंगे, ठीक है, फादर की साइड पे उसके जितने भी उसके अंदर जो मेल होंगे, मेल पर्सन जो होंगे, उनके नाम पे ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि नॉन मुस्लिम अगर आ जाए, आपको मुस्लिम का तो ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि शरीयत के लिहाज से होती है। फीमेल का मैंने ये कहा कि अगर जित फीमेल की डेथ होती है तो उसके बाद जितने भी लोग आके क्लेम करेंगे उन सबको उसका ऑक्युपेंसी का राइट जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम आ जाते हैं तो नॉन मुस्लिम में जो है वो हमेशा बेटे को ही दी जाती है। ठीक है, मेल चाइल्ड जो होता है उसको दी जाती है। फिर अगर उसकी कोई बेवा होगी, विडो होगी, उसको दिया जाएगा। अगर विडो मदर है, माँ है उसकी, तो उसको दिया जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो फिर उसके ददियाल वाले जो होंगे, अबाऊ अजदाद, उसमें से जो मेल होंगे, ठीक है, जो मेल पर्सन होगा ना उसको फिर वो दिया जाएगा, राइट। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और भी कहता है कि अगर जो विडो होगी और जो उसके अबाऊ अजदाद में से अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उन्होंने अगर आगे किसी को सेल करने है या मोर्टगेज पे करनी है तो वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा उस लैंड का नहीं कर सकते। ठीक है, ये नॉन मुस्लिम के लिए आपने ये भी याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है, आपने वो भी याद रखना है कि अगर वो जो जिसकी डेथ हुई है वो नॉन मुस्लिम था, उसका कोई मेल चाइल्ड नहीं है, ठीक है, कोई विडो नहीं है, कोई मदर नहीं है, या उसके बावजदाद में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको ऑक्युपेंसी का राइट उसका ट्रांसफर किया जाए, तो क्या होगा कि उसका जो ऑक्युपेंसी का राइट होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये भी रखना है, वो एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 60 के ऊपर आ जाए। सेक्शन 60 में बात की गई है इरेगुलर ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी। ठीक है, सेक्शन 60 में कहता है इरेगुलर ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ ऑक्युपेंसी। ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड कहे कि ये सारे काम मैं अपनी मर्जी से करूंगा, अब यहाँ पर इरेगुलर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इरेगुलर ट्रांसफर की। कि एक लैंडलॉर्ड है, वो कहता है कि जो ट्रांसफर करनी है ना, ऑक्युपेंसी का जो राइट ट्रांसफर करना है वो सारा का सारा मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इस एक्ट की जो जो आप लॉ पढ़ रहे हैं, जो जो एक्ट पढ़ रहे हैं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसके पास ये राइट नहीं है कि वो खुद से ये फैसला कर ले कि मैंने ये वाला जो राइट है ये इसको ट्रांसफर करना है या मेरी डेथ के बाद ये इसका होगा, ऐसा उसके पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, सेक्शन 60 में आपको सिंपल बताया गया, आपने सिर्फ इसके पहले वर्ड से याद रखना है। पहले वर्ड में बात की गई है इरेगुलर ट्रांसफर की, किसकी बात की गई, इरेगुलर ट्रांसफर। ठीक है, इरेगुलर ट्रांसफर मतलब ये कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड ये सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से सारे ट्रांसफर कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ये कुछ भी कर दूंगा, तो आप ये जो टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग उसके पास इस तरह का कोई राइट मौजूद नहीं है कि वो खुद से सारे फैसले ले ले। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए सेक्शन 60A की तरफ। ठीक है, सेक्शन 60A जो है उसके अंदर बात की गई है कि सक्सेशन टू नॉन ऑक्युपेंसी टेनेंसी। ठीक है, अब ये यहाँ पे वो कह रहा है कि वो लोग जिनके पास ऑक्युपेंसी का राइट नहीं है, ठीक है, उसने कहा नॉन ऑक्युपेंसी, ठीक है, जिनके पास ऑक्युपेंसी का राइट नहीं है, अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो वो किस तरह से उनकी जो टेनेंसी होगी उसका राइट आगे ट्रांसफर किया जाएगा किसी और को। जैसे मतलब जिन लोगों का ईयर टू ईयर चलता है, ठीक है, तो उनके पास ऑक्युपेंसी का राइट तो नहीं होता, तो उनकी लैंड किस तरह से आगे ट्रांसफर की जाएगी। अब पहली बात तो ये है कि अगर उनका 1 साल का उनकी बात हुई थी, वो ईयर टू ईयर ले रहे हैं, अब उसका उसकी आज डेथ हो गई है, ठीक है, और कल उसका वो ईयर खत्म हो गया था, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो किसी को भी ट्रांसफर नहीं होना। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसने लैंड ली है फिक्स टर्म के लिए, उसने 6 माह जो है वहां पे काश, उसके बाद उसकी डेथ होगी, अब 6 मंथ का तो टाइम है उसके पास, तो उस पर जो ऑक्युपेंसी का राइट होगा वो उसका जो बड़ा बेटा होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, वो जो बाकी टाइम पीरियड बच जाएगा वो उसके ऊपर जो ऑक्युपेंसी का राइट होगा वो किसके पास होगा, वो उसके बड़े बेटे के पास होगा। यहाँ पर ये बात की है। ठीक है, फिलहाल अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही है। किसी चीज की समझ नहीं आए दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी पीछे आपके जस्ट 2 लेक्चर्स रह गए हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आज ही आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आज अभी आपको दोबारा फिर बता दूं कि इसके बाद आपने चैप्टर 6 पढ़ना है, और फिर आपका जो चैप्टर 7 आता है उसके अंदर सारी वही बातें हैं जो आपने ऑलरेडी उसके अंदर रेवेन्यू एक्ट के अंदर पढ़ ली हैं। तो बेहतर यही है कि इस एक्ट को पढ़ने से पहले रेवेन्यू एक्ट को एक दफा रिवाइज कर लें, उसका टेस्ट दे लें, उसके एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लें, उसके बाद इसके ऊपर आए। ठीक है, क्योंकि जो बातें हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी दोबारा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।